गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीएल में ओवरसीज़ की सीट्स निकली हुई है। तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि इसके बारे में क्या, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे डालना चाहिए ओवरसीज़ का। तो आपको पता है उसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल। तो हमारा डेट जो है 27/12/2020 को है और इसका जो सिलेबस है ये मेरे हाथ में, ठीक है ना। तो सिलेबस को अभी हम रखते हैं थोड़ा सा साइड में, हम बात करते हैं ये जो सामने लिखी हुई है इसमें क्या है। ये है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। ये अपना एक सब्जेक्ट था डिप्लोमा में, फर्स्ट और सेकंड करके, ठीक है ना। तो उसमें ही देखो, इसमें एस्टिमेट और कॉस्टिंग दो पॉइंट है, फिर उसका बाद एक वैल्यूएशन एक अलग पॉइंट है, लेकिन वैल्यूएशन एस्टिमेट और कॉस्टिंग के ही अंदर आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। दूसरा जो है सर्वेइंग, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट सर्वेइंग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यानी कि एडवांस सर्वेइंग, ठीक है। और एडवांस सर्वे में जो सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो ये है ही सर्वे, लेकिन सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज मेरे हिसाब से एनसीएल के ओवरसीज के पेपर में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज सर्वेइंग से बनेगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से इसको उठा कर के देखें तो इसमें सब्जेक्ट्स के ही नाम लिखे हैं और टॉपिक्स के नाम, मतलब इसके अंदरूनी चीज़ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ध्यान देना तो सर्वे की इसमें 4 चीज़ लिखा है। सबसे पहला नंबर सर्वे, तो इसमें लिखा ही लिखा है। दूसरा जो लिखा है इसमें एरर्स एंड एडजस्टमेंट, ठीक है ना। एरर एंड एडजस्टमेंट इसका अलग ही पॉइंट दे दिया है। उसके बाद सर्वेइंग है, सर्वेइंग में एक और है यहाँ पे, ध्यान रखना, इसका 3-4 पार्ट दिया हुआ है। इसी में दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो तीसरा बनता है इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें एक और है कर्व। कर्व्स तो मान लो हाईवे का है। एक और है इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसमें जो 24 टॉपिक्स बोल लो या तो फिर आप सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स है या फिर पॉइंट है, इसमें 4 ही पॉइंट सर्वे का है, सर्वे, एरर्स एंड एडजस्टमेंट, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट एरर होते हैं, मैंने पहले ही बता चुका है, नेचुरल एरर और या तो फिर इंस्ट्रूमेंट एरर, या तो फिर जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, वो जो आई होता है, अगर हम अच्छे से ऑब्जेक्ट को ना देखें उसमें, और इंस्ट्रूमेंट को हम मतलब बिल्कुल लेवलिंग उसका थोड़ा सा इधर उधर कर दे ऊपर नीचे, तो उसमें एरर्स आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक लीनियर होता है। लीनियर तो आपको पता है 2 पॉइंट की सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 प्रकार का होता है, होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग, क्वांटम बेरिंग भी करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। होल सर्कल बेरिंग 0 to 260 और रिड्यूस बेरिंग पहले पकड़ना आप, अगर रिड्यूस बेरिंग पहचानना है तो लेफ्ट साइड पे, मतलब उसमें रिड्यूस बेरिंग में 3 चीज़ दिया होता है, बीच में एंगल होता है, लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ और साउथ होता है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ, जो राइट में होगा वो ईस्ट और वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। मेजरमेंट और डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, किसी भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कि जो अपने कोऑर्डिनेट है उसमें उसका कोड, मतलब 0 से 360 डिग्री पर कौन से वो डायरेक्शन पर है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है वो किस पर है, ठीक है ना। अभी उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। एमसीक्यूज हो या तो फिर हम टेक्निकल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और है आरसीसी प्लस स्टील। स्टील में 2-3 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर एनालिसिस दे दिया हुआ है, उसके बाद फिर स्टील स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और आरसीसी का तो नाम इसमें नहीं है। आरसीसी का नहीं है, आरसीसी का नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से भी एमसीक्यूज बनेगा, आईएस कोड से बनेगा एमसीक्यू 2-3। और मेरे हिसाब से सर्वे, देखो 100 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 70 और 30। 70 में अपना टेक्निकल है। अब ये 70 नंबर में मेरे हिसाब से कुछ नहीं,
मिनिमम सॉइल और एक ये सर्वेइंग, अरे ये पेन नहीं चल रहा पता नहीं क्यों, ये जो सॉइल और सर्वे है ना, ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज उठा करके ले जाएंगे। अगर बात करें हम इस समय जो आया हुआ राजस्थान जेई था, राजस्थान जेई में भी सॉइल मैकेनिक्स से 15 नंबर से ज़्यादा, 15 नंबर के आसपास का शायद क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर बात करें अभी, मैंने तो अभी ये पीवी की एग्ज़ाम नहीं दी सब इंजीनियर की, एमपी सब इंजीनियर की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने दिया, उन्होंने ये मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू जो पूछे थे उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स से पूछे थे। तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एज कम मतलब अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स और सर्वे तो है ही सही। आरसीसी और स्टील इसमें से ही बोल सकते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ड्राइंग से भी कुछ तो क्वेश्चंस पूछ ही सकते हैं एमसीक्यू। हाइड्रोलिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। इरिगेशन, इसमें इरिगेशन नहीं है, ये इरिगेशन है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन जो सिंचाई इंजीनियरिंग है ये इम्पॉर्टेंट है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे इसमें नहीं दिया हुआ एनसीएल में, ये नहीं दिया, तो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देते कुछ समय। अगर हम हमारा एनसीएल में मान लो नहीं होता है, उसके बाद भी तो अगर हो जाता है नहीं होता है, फिर भी चैनल तो हमें चलाना ही है, चैनल हमने आपके लिए खोला हुआ है, तो हम इसकी बात करेंगे आगे। हाईवे इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये दो के बाद हाईवे इंजीनियरिंग प्लस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये दोनों एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है, बनना ही बनना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल मैंने दोनों को एक में ऐड कर दिया क्योंकि दोनों एकदम मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। और एक और है ये हाइड्रोलॉजी, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से बहुत कम आएंगे मेरे हिसाब से, शायद कम ही आने चाहिए। जो अपने को सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे वो एस्टिमेट कोस्टिंग है, ठीक है ना, सर्वेइंग है, सॉइल है और हाईवे एंड ट्रैफिक है, इतने में से। और एक बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल वाटर रिक्वायरमेंट भी है इसमें, ठीक है ना, वाटर रिक्वायरमेंट मान लो हाइड्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सॉइल मैकेनिक्स के अंदर रखा हुआ है वाटर, क्योंकि सॉइल के भी अंदर वाटर का ही बात होता है, लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट का नहीं बात होता। वाटर रिक्वायरमेंट हम इरीगेशन में बात करते हैं। हाँ बोल सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, तो इरीगेशन का भी कुछ वो आ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा नंबर जो पूछने वाला है सर्वे, क्योंकि इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देखो ना, सर्वे, फिर ये एरर्स एंड एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, 1 2 3 और एक सर्वे खुद का 4। तो हम सर्वे से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ये बस इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगा, मेरे भी एग्ज़ाम्स के लिए काम है, मुझे भी तो देना ही है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे सिर्फ 2 होता है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग प्राइमरी सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, हाँ इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले नंबर, तो एक सेकंड, जो लिखा है उसको मिटा देता हूँ। सबसे पहला नंबर जो है, चल यार भाई, ये भी ठंडा हो गया ठंडी में। प्लेन सर्वेइंग, और जो दूसरा होता है वो होता है जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या है, ये गोल है, ठीक है ना, दुनिया गोल है, बाकी जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है। हाँ, अभी ये क्या है, परफेक्ट गोल नहीं है, फुल सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। हाँ इलिप्टिकल में शायद आता है, मैंने पढ़ा था ऐसा एमसीक्यूज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थ का साइज, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई देश है, ठीक है ना,
इंडिया मान लेते हैं, यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका है। अगर हम यहाँ से वहाँ तक की दूरी निकालते हैं, ये देखो, एक तो ये डिस्टेंस होगा, दूसरा नंबर ये होगा। अगर हम इस यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी हम निकालेंगे तो ये शॉर्ट होगा। बट अगर ये हम अर्थ का कर्वेचर अगर जोड़ते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज प्लेन सर्वेइंग इज कैरी आउट ओवर अ स्मॉल एरिया। ये देखो, अगर हम इसका ये वाला कर्वेचर वाला साइड हम नहीं लेते हैं, तो अगर हम ये डायरेक्ट लेते हैं ना, ये होगा प्लेन सर्वे। और अगर हम इसको कंडीशन वो लेते हैं, अगर हम अपनी डिस्टेंस में ये जो घुमावदार है, तो हम इसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे, ठीक। सॉरी, हाँ, अभी क्या हो रहा, इन दोनों में एक और बहुत मेजर सा वो है, मतलब डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अब हम जो प्लेन सर्वे होता है ना, वो पास के बहुत कम के दूरी के लिए करते हैं। लगता है आज किस्मत खराब है, आज किस्मत खराब है, नया लाना पड़ेगा। अगर बहुत कम डिस्टेंस के लिए करते हैं, सॉरी, हाँ चल नहीं रहा है, और चलो मान लेते हैं, हटाओ इसको। और जो जियोडेटिक सर्वेइंग होता है वो हम बड़े के लिए लेते हैं, और डिस्टेंस थोड़ा सा इसमें वो आ ही जाता है। अभी देखो, जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है ना, जियोडेटिक सर्वेइंग कंसीडर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एंड इट इज कैरिड आउट ओवर एन एरिया एक्सिटिंग 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है ना, तो हम उसे लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहला टोपोग्राफिकल सर्वेइंग which is done to determine the natural features of a country. दूसरा cadastral surveying which is considered is over to determine the boundaries of field. ठीक है, रुको बताता हूँ मैं इसके बारे में। चलो, टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जस्ट ये इम्पोर्टेंट है, केवल एमसीक्यूज में हो सकता है इसके बारे में पूछ दे। जो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है ना, वो नेचुरल, मतलब कि जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, इन सब के बारे में अगर हम डिटेल निकालते हैं तो वो टोपोग्राफिकल होगा। और कैरेस्ट्रियल सर्वे में जो होगा वो हम बाउंड्रीज, फील्ड की बाउंड्रीज निकालेंगे, हाउस वगैरह के बारे में निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे कैरेस्ट्रियल, ठीक है ना। अभी जनरल प्रिंसिपल, अभी ये तो हमारा काम नहीं कर रहा है, कि मैं जब नया लेकर के आऊँगा तो फिर हम आके बात करेंगे, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 जो पॉइंट है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, पहला नंबर, टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। ये हम आखिर में क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम बात करें, हम कोई सर्वे हम कर रहे हैं, चल मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है ना, इसके हिसाब से हम जो सर्वे करते हैं उसके प्रिंसिपल 2 होते हैं। पहला नंबर होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पहले पूरा करेंगे, फिर उसमें छोटे पार्ट के ऊपर जाएंगे, तो इससे क्या होता है, एरर्स कम आता है। इसका मेन आप जान लीजिए, इसमें एरर्स बिल्कुल कम आता है, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रिंसिपल है उसमें होता है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एट लीस्ट 2 मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लीनियर या फिर एंगुलर में दो, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 पॉइंट हम ले लिए, और यहाँ पे अगर तीसरा पॉइंट हम लोकेट कर ले और इन दोनों का वो करें, तो ये भी एक सर्वे है। एक्यूरेट टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, द होल एरिया इज फर्स्ट इनक्लोज बाय मेन स्टेशन, ठीक है, एंड मेन सर्वे लाइन। चलो, सर्वे लाइन वगैरह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें से इसमें हम फेसिंग, ठीक है, फेसिंग, फेसोमीटर, स्पीडोमीटर और एक चेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है एमसीक्यूज वगैरह के लिए चेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है। चेन आपके 5 प्रकार के होते हैं। मैट्रिक चेन होता है, स्टील होता है, इंजीनियरिंग होता है, और फिर एक गंटर्स चेन होता है, रेवेन्यू चेन होता है, ठीक है ना। मैट्रिक
के नाम से ही पता चल रहा है ये मीटर के ऊपर आधारित है। 5, 10, 20 और 30, ये इतने 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, 4 प्रकार के चेन आते हैं इसके। और 5 मीटर का जो चेन होगा ना, उसमें क्या होगा, हर एक मीटर पे एक हुक लटका रहता है। हर एक मीटर पे वो कड़ी होती है छोटे छोटे, उनसे मिल करके ये तो पहला नंबर चेन बना होता है। जो 1 मीटर का डिस्टेंस होगा वहाँ पे आपको लोकेट करने के लिए, वहाँ पे आपका 1 मीटर दिखाने के लिए कोई लटका रहता है लोहे का। मैं उसका इमेज नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि अब तो ये ख़त्म ही हो रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखा दूँ। फिर उसके बाद हाँ, 10 मीटर वाले में क्या होता है, 20 मीटर वाले में 5-5 मीटर पे लोकेटेड होता है, और 30 मीटर वाले में शायद 5-5 मीटर पे लोकेटेड होता है। इसमें से जो सबसे बड़ा चेन होता है वो होता है गंटर चेन। हाँ, गंटर चेन होता है, ये 66 फीट का होता है। इसमें 100 कड़ियाँ लगी रहती है, ठीक है। और इंजीनियरिंग चेन बहुत अच्छा है, मीन्स 100 फीट का होता है, 100 कड़ियाँ लगी रहती हैं, सिंपल है। और रेवेन्यू चेन 33 फीट का होता है, ठीक है। मुझे इतना याद है, बहुत पहले मैं पढ़ा था इसको। और देखो इसी के अंदर एरर्स आते हैं, चाहे चेनिंग हो, आप चाहे डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हो या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हो, तो एरर्स 3 प्रकार के आते हैं। मैंने आपको मैंने मिटा दिया वो, उसमें जो एरर्स और एडजस्टमेंट था ना, उसमें 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर है कि इंस्ट्रूमेंट एरर होगा सबसे पहला, ठीक है। दूसरा हम जो एरर करेंगे, और तीसरा नंबर जो हो वो नेचुरल के द्वारा। मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो जो स्टील होता है उसको स्पान हो जाता है, वो थोड़ा सा मतलब, और सिकुड़ता भी है कुछ, कहीं कहीं पे ऐसा कुछ होता है। और विंड की वजह से, या फिर मान लो कुछ तूफान वगैरह आ गया और आपका जो आपने जो डेटा लगा कर रखा हुआ वो इधर उधर हो गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम इसका सेक्शन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लेना, और जो भी NCL के ओवरसीज़ का तैयारी कर रहा हो तो उसे ज़रूर भेज देना ये, ठीक है। तो हो सकता है शायद किसी के का तो काम आ जाए। और जो 30 नंबर का नॉन टेक है, नॉन टेक के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉन टेक देखो 70 नंबर में आप टेक्निकल मिनिमम 50 नंबर तक का कोशिश करना, मिनिमम 50 नंबर। और जो नॉन टेक्निकल है 30 नंबर का, 30 नंबर में से 25 नंबर तो आने चाहिए यार, 20-25 तो आने चाहिए। देखो नॉन टेक्निकल आ सकता है, लेकिन टेक्निकल थोड़ा सा 50 नंबर कह सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 30 नंबर तक तो ठीक है, 30 नंबर तक तो ठीक है। 50 नंबर लाना 70 में से उतना कुछ टफ तो नहीं लगता, बट हाँ माइनस मार्किंग नहीं है तो एडवांटेज है, तुक्का तो मार ही सकते हैं हम। और इसमें डिसएडवांटेज एक बात का है कि सबसे मुझे ख़राब लगा कि इसे ऑफलाइन लिया जा रहा है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि हम जो OMR सीट आता है ना, उसमें हम गोला भरेंगे पूरा 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस को हल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कंप्यूटर पे होता ना तो हमारा ही समय बचता, मेरे हिसाब से। और कंप्यूटर पे लेना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, जैसा उनका सिस्टम वैसा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे सर्वेइंग का अगला पार्ट और हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके चलो, बाय।